ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति का यानी कि एक पर्सन का कोई भी बॉडी पार्ट्स जब किसी सेकेंड पर्सन को दे दिया जाए, ठीक है, या लगा दिया जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सबको पता है ना ऑर्गन क्या होते हैं? बॉडी के उस हिस्से की बात हो रही है जिस हिस्से को किसी और में फिट किया जा सकता है। तो पूरी जो प्रोसेस है उसको हम करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लांटेशन। यानी कि दो पर्सन होंगे, अब जो दे रहा होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोनर, और जो ले रहा होगा उसको हम लोग गेनर बोलते हैं या रेसिपिएंट बोलते हैं, मैंने जो रिसीव करेगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर रखिएगा। वन वन करके देखते हैं। फिलहाल में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल्स होंगे। एक तो ऑर्गन डोनेशन का प्रोसेस क्या है, और प्लांटेशन करते समय कौन सी मेडिकल की टीम होगी और इसे कौन ट्रांसप्लांट करेगा। ठीक है, बेसिक इक्विपमेंट क्या क्या लगेंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने में। ठीक है, ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे वन बाय वन करके। चलिए, लेकिन एक चीज है कि अगर जो हम लोगों को किसी भी व्यक्ति का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना है तो उस केस में आप सबके पास कुछ नियम है जो कि कानूनी तौर पर फॉलो करने होंगे। अगर जो वो नियम आप फॉलो नहीं करते हैं और आप लेफ्ट आउट करते हैं तो उसको अपराध माना जाएगा या दंडनीय अपराध, उसको दंड भी दिया जा सकता है वैसे काम करने के लिए। इसलिए पहले ना ट्रांसप्लांटेशन से पढ़ने से पहले हम नियम के बारे में पढ़ेंगे कि ये नियम ऐसे क्यों आया, ऐसा क्यों किया गया। तो आपको सबको पता है कि आज के डेट में एक तरह से देखा जाए तो मार्केटिंग भी किया जा रहा है अंगों का। जैसे किसी का किडनी निकाल के किसी और को बेचने से एक बड़ा लाभ आता है, 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जैसा बड़ा सीवियरिटी है। मान लीजिए बहुत अमीर आदमी है, उसकी करोड़ों की संपत्ति है, अंबानी को ले लीजिए, अगर जो उनको किसी की किडनी चाहिए तो जाहिर सी बात है वो कई करोड़ों में दे सकते हैं, ऑब्वियसली दे सकते हैं। तो अब वैसे लोगों के लिए किडनी कौन देगा? मान लीजिए कोई देना नहीं चाहता है, कौन? हम देना चाहेंगे क्या? आप दे सकते हैं क्या? नहीं देंगे। लेकिन कभी ऐसे सिचुएशन होगा कि अगर जो हम बीमार पड़े किडनी वजह से, तो हमको ना मृत घोषित कर दिया जाए, या कोई ऐसा एक प्लान कर देंगे सब कि हमको मतलब गलत ठहरा करके या हमारे बॉडी को मार देंगे और हमारे बॉडी से अंग निकाल करके उसको बेच देंगे। अब वो व्यक्ति तो लंबा पे करेगा ना, आपको करोड़ों में पेमेंट कर सकता है। तो लालच, जब पैसे की लालच बढ़ जाती है तो इसका स्मगलिंग या चोरी किया जाता है, अंगों का ब्लैक मार्केटिंग करके बेचा जाता है। तो ठीक ऐसा ना हो, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम लाए गए। जैसे में, और देखिए नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन नियम को सख्ती से अगर जो पालन किया जाए तभी जाकर के स्ट्रिक्ट कंडक्शन बनता है। तो पहले तो हमारे पास जो नियम आया कि भाई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमारे पास कुछ नियम होंगे, प्रोसीजर्स। प्रीडेसर्स का मतलब होता है कि पहले हमको क्या चीजें देखनी जरूरी है, नियम को जानना जरूरी है। जैसे आई एक्ट लाया गया 1982 में, और ईयर ड्रम और बोन एक्ट लाया गया 1982 में। ये यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली में इंट्रोड्यूस किया गया। ये नियम सिर्फ आंख और कान के लिए है कि किसी को आंख और कान का कोई हिस्सा, पर्दा या कोई हिस्सा ट्रांसप्लांट कराना चाहता है तो उसको ये नियम फॉलो करना होगा। इसमें दिया होगा कि कैसा कान होना चाहिए, कैसे व्यक्ति को लगाना चाहिए, गरीब है अमीर, सारी कंडीशंस इसमें रूल्स में दिए रहेंगे या दिए हुए हैं। इसके अलावा और भी एक नियम है, महाराष्ट्र किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक्ट 1982 में ही, जिसको बॉम्बे कॉर्नियल ग्राफ्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पहले किस नाम से जाना जाता था? बॉम्बे कॉर्नियल ग्राफ्टिंग के नाम से। बाद में इसको किस नाम से जाना गया? महाराष्ट्र किडनी ट्रांसप्लांट एक्ट 1982। ठीक है, और ये भी एक नियम है जो बॉम्बे कॉर्नियल ग्राफ्टिंग 1957 में है। कॉर्नरी चीजों को ग्राफ्ट करने के लिए, ग्राफ्ट का मतलब नई पुरानी जगह पे नया चीज लगा देने को हम लोग ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन बिल एक लाई गई 1992 में। ये लोकसभा में पारित हुई 20 अगस्त 1992 में। इसलिए इसको बोला जाता है कि ह्यूमन के ट्रांसप्लांटेशन के लिए कौन से बिल पास की गई थी? तो ये पास की गई थी 20 अगस्त 1992 में, जिसका प्रेसिडेंशियल यानी कि प्रेसिडेंट द्वारा उसको ओके किया गया 8 जुलाई 1994 में। ठीक है, और इसका पूरा नाम दे दिया गया द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994, सब क्लॉज ऑफ 42 ऑफ 1994। इसको बोलते हैं हम लोग सब क्लॉज।
ठीक है, जो पहले नंबर दिया हुआ है, यानी कि 1994 एक्ट में जाएंगे तो सब क्लास 42 नंबर पे जा करके आपको इसके बारे में मिल जाएगा कि कौन से ऑर्गन को डोनेट किया जाना चाहिए। सब चीज नहीं कर सकते हैं, जैसे ब्लड डोनेट किया जा सकता है, तो ब्लड ऑर्गन में नहीं आता है, लेकिन हम किडनी डोनेट कर सकते हैं, हार्ट के वॉल्व या स्टोन्स कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम डोनेट कर सकते हैं दूसरों को, आंख डोनेट कर सकते हैं, है ना। चलिए, इसके अलावा अब जानते हैं, तो इससे पहले जो हम जाने हैं वो सिविल रूल्स के बारे में जाने कि जिन रूल्स के आधार पर अगर जो आपको कोई चीज प्रीफर करना होता है ना, देखिए रूल्स इसलिए लाए जाते हैं कि डॉक्टर्स को लगे कि हम जो काम करने वाले उसके पीछे नियम क्या है, या मरीज को भी कुछ देखना है, या मरीज के गार्जियन को भी समझना है कि ट्रांसप्लांटेशन किस केस में किया जाना चाहिए, क्या मुझे ट्रांसप्लांट हो सकता है क्या, तो वो नियम थे। अब जान लेते हैं कि डोनर क्या है। डोनर वो पर्सन होगा जिसकी उम्र 18 से ऊपर हो, 18 प्लस हो, ठीक है, और वॉलंटरी वो अपने इच्छा से देना चाहे, या उसके शरीर से ऑर्गन निकालने की क्षमता है, अपने मन से दे सकता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोनर, या देने वाले व्यक्ति, जिसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है ना। हॉस्पिटल क्या है, तो हॉस्पिटल वो जगह है या वो सेंटर है, जैसे एक क्लिनिक हो सकता है, नर्सिंग हो सकता है, मेडिकल सेंटर हो सकता है, या कोई मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट जैसे पीजीआई भी हो सकता है, बड़े लेवल पे, है ना, पोस्ट ग्रेजुएटेड इंस्टीट्यूट। पीजीआई का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएटेड इंस्टीट्यूट, ठीक है। नियर रिलेटिव्स का मतलब क्या होगा, अच्छा ये जानना जरूरी है, क्योंकि कौन दे सकता है या कौन ले सकता है और किसका गार्जियन कौन बन सकता है, ये सब जानने के लिए, ये सब जानना बहुत जरूरी है। एक तो डोनर, हॉस्पिटल, अब आते हैं रिलेटिव्स पे। नियर रिलेटिव्स का मतलब है नजदीकी रिश्तेदार। कौन हो सकते हैं, तो स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है अगर जो हस्बैंड है तो उसकी वाइफ हो सकती है, वाइफ होगा तो उसका हस्बैंड होगा, तो वाइफ के लिए हस्बैंड उसका स्पाउस है, और हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ स्पाउस है। स्पाउस का मतलब है पति के जगह, पति के सामने पति का स्पाउस कौन होगा, तो पत्नी होगी, पत्नी का स्पाउस कौन होगा, तो पति होगा। एक हो गया। दूसरा है सन, डॉटर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ये सभी लोग रिलेटिव्स, नजदीकी रिलेटिव्स इनको माना जाता है, ठीक है ना। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब है ए पर्सन, वो मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन जो मेडिकल की प्रैक्टिस कर सकता है, यानी कि डॉक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे means a medical practitioner who possesses any recognized medical qualification as defined as clause H of section 2 of the Indian Medical Council Act 1956, ठीक है। वो ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति या मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको बोला जाएगा जो इंडियन मेडिकल एक्ट 1956 के उपधारा, यानी कि सब क्लॉस के सब क्लॉस एच है ना, ठीक है, सेक्शन के सेकेंड सेक्शन में सब क्लॉस एच में जो निर्धारित किया रहेगा, ठीक है, एंड इट इज इनरोल्ड ऑन ए स्टेट मेडिकल काउंसिल, इसके साथ साथ वो कहां पर इनरोल होना चाहिए, स्टेट मेडिकल काउंसिल में होना चाहिए, ठीक है। अब फिर से इसको समझ लेते हैं कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर किसको बोलते हैं, तो कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर या कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई मेडिकल की डिग्री या क्वालिफिकेशन हो, किसके अनुसार, एक्ट 1952, ये कौन सा एक्ट है, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट है, ठीक है ना, इंडियन, आईएम में बस लिख लीजिए, आईएमसी एक्ट 1956 में धारा 2 के सब क्लॉस एच से वो रजिस्टर्ड हो, ठीक है ना। ये किसकी बात कर रहा है, मेडिकल क्वालिफिकेशन डिफाइंड, ये क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है ना, उसकी योग्यता कहां लिखी है मेडिकल प्रैक्टिशनर की, आईएमसी एक्ट 1956 सेक्शन 2 के सब क्लॉस एच में लिखिए, और एंड ही इज इनरोल्ड ऑन ए स्टेट मेडिकल काउंसिल, कहां पर रजिस्टर्ड होना चाहिए उसका, और स्टेट मेडिकल काउंसिल में, ठीक है। हम लोग भी जो डिग्री कर रहे हैं, अगर जो हमको रजिस्टर्ड बनना होगा तो कहां पर करेंगे रजिस्ट्रेशन, स्टेट मेडिकल काउंसिल में, बाकी जो हमारा क्वालिफिकेशन होगा इसके अनुसार होगा। तो यहाँ पर एमबीबीएस एमडी की बात हो रही है,
एमडी या एमएस, ठीक है, आप समझ रहे हैं, हम पैरामेडिकल की बात नहीं हो रही है, लेकिन वो बंदा इसके अनुसार उसके पास डिग्री भी होगी, साथ में कहां पे एनरोलमेंट होगा, स्टेट मेडिकल काउंसिल में भी होगा, है ना, यानी कि इंडियन मेडिकल काउंसिल में तो है ही है, वो स्टेट मेडिकल काउंसिल मतलब केंद्र लेवल में भी है और स्टेट लेवल में भी होगा, वही पर्सन जो है कि इसको मेडिकल प्रैक्टिशनर बोला जाएगा। बात क्लियर हुआ सबको? ठीक है, नहीं समझ तो एक बार और बता देते हैं। ऐसा पर्सन जिसका क्वालिफिकेशन इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के अनुसार 1956, यही है, हाँ, के सेक्शन 2 के सब क्लॉज H में मेंशन किया गया होगा, और वो प्लस स्टेट मेडिकल में काउंसिल में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, है ना। अगर जो ये चीजें हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है ना। ओके, ये क्या दिया हुआ है, ऑर्गन डोनेशन प्रोसेस। अच्छा चलिए इस पे बाद में बात करेंगे। ओके, अब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर समझ में आ गया क्या था, ठीक है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन चार्ज ऑफ द हॉस्पिटल इन विच ब्रेन स्टेम डेथ अकर्ड। वो व्यक्ति मतलब हॉस्पिटल का एक इंचार्ज भी होना चाहिए, वो व्यक्ति वही इंचार्ज हो सकता है और कोई नहीं इंचार्ज हो सकता है, ठीक है। मालिक अलग होते हैं, इंचार्ज अलग होंगे। चार्ज का मतलब पूरी जिम्मेदारी निभाने वाला चाहिए और उसका बैकग्राउंड मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पे होना चाहिए, ठीक है। An independent RPM being specialized nominated by the RMP clause 1 panel of the name appropriate। एक पैनल बनाया जाता है कि इतने लोग इस ऑपरेशन को करेंगे, तो डॉक्टर, ग्रुप ऑफ डॉक्टर को हम लोग पैनल बोलते हैं, ठीक है। A neurologist or neurosurgeon nominated by the RMP। यहां आरएमपी का मतलब सिंपल है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जहां जहां भी आरएमपी दिया रहेगा ये ध्यान दीजिएगा ना। ओके, ये न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन, न्यूरो का डॉक्टर या न्यूरो का सर्जन, ठीक है, उसी व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाएगा जो आरएमपी डिसाइड करेंगे। कौन से जगह पर, कहां पर लिखा हुआ है, ये क्लास आई में लिखा हुआ, 1 नहीं है, ये क्लास आई है। H में तो उसका क्वालिफिकेशन था, और जो टीम बनाई आरएमपी जिसको माना जाएगा न्यूरो के लिए या न्यूरो सर्जन के लिए, उसको किस में लिखा रहेगा, आई में, ठीक है। ये कौन सा एक्ट होगा, यही सेम एक्ट होगा, ठीक है। आरएमपी मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ट्रीटिंग द पर्सन हु हैज अ ब्रेन स्टेम डेथ हैज अकर्ड। बिल्कुल वो व्यक्ति वही होना चाहिए जो इस चीजों को ध्यान दे, ब्रेन डेथ वही लिखेगा, ठीक है। कौन लिखेगा, एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो सर्जन। नो अथॉरिटी कैन बी ग्रांटेड इन द केस ऑफ इनक्वेस्ट रिक्वायर्ड। कोई भी अथॉरिटी को ये ग्रांट करने के लिए इजाजत नहीं दी जाती कि इनक्वेस्ट किया जाए, यानी उसको रद्द करने की किसी और की जिम्मेदारी नहीं होगी। किसकी जिम्मेदारी होगी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सिर्फ जिम्मेदारी होगी। अनक्लेम्ड बॉडी, अनक्लेम्ड बॉडी का मतलब है कि ऐसी बॉडी जो, ओके, अनक्लेम्ड बॉडीज का मतलब क्या होता है कि जिसको कोई ले न गया हो, मर गया हॉस्पिटल में, डेथ करा दिया गया, अब कोई लेने वाला नहीं है, लावारिस मान लेते हैं ना। ओके, अनक्लेम्ड बॉडीज मोर देन 48 अगर 48 घंटे से ज्यादा हो गया है तो इन हॉस्पिटल या प्रिजन द अथॉरिटी में बी गिवन बाय द पर्सन चार्जेस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल प्रेजेंस आर पर्सन अथॉरिटाइज्ड इन बिहाफ ऑफ द इंचार्ज। वो ये कह रहा है कि कोई अनक्लेम्ड बॉडी मतलब ऐसा व्यक्ति जो मर गया हो, किसी प्रिजन का मतलब किसी जेल में मर गया हो या किसी हॉस्पिटल में, जिसको 48 घंटे से ज्यादा दिन हो, ज्यादा समय हो गया, कोई लेने वाला नहीं है, मे बी गिवन बाय अ पर्सन चार्जेस ऑफ। तो ऐसी जगहों के किसको दिए जाने चाहिए, वो रजिस्टर्ड पर्सन के हिसाब से चार्ज जिसको मिला है उसी को दिए जाने चाहिए और किसी को नहीं, ठीक है। ओके, अब अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का मतलब है कि अगर जो ग्रुप ऑफ समूह डॉक्टरों का बना दिया गया है उनको एक काम दे दिया गया है समझने के लिए कि आप ना इन सब चीजों को मॉनिटर करेंगे कि किसका ऑर्गन किसको देना है, ऑर्गन कैसे जाना चाहिए, क्या लीगली जाना चाहिए, लीगली में क्या प्रोसेस है, कौन से फॉर्म भरने होंगे, कौन सी जगह पे रजिस्ट्रेशन कराने होंगे, ये सारी चीजें। तो उन सब चीजों को जो देखभाल जो करता है इन सभी प्रोसेस को, या ऊपर सबसे ज्यादा कोई नजदीकी से मॉनिटर करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। जैसे हमारी संस्था के अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन होंगे? सेंटर हेड होंगे, उन्हीं का काम है। हमारा तो संचालन करने का काम है। हम मान लेते हैं कि डॉक्टर है और हॉस्पिटल है इतना बड़ा, उसके मालिक कौन है? इंचार्ज किनको बनाया गया है? हमारे सेंटर हेड को। तो वैसे ही अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का मतलब अब क्या है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट बाय नोटिफिकेशन और वन मोर ऑफिसर्स एज ए अथॉरिटी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। तो जब किसी को ट्रांसप्लांटेशन के लिए कहा जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? 2 पर्सन को या एक से ज्यादा पर्सन को अपॉइंट करती है, मतलब रखती है उस काम के लिए। एक स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से रखा जाता है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट से रखा जाता है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति को गवर्नमेंट रखती है या अपॉइंट करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ठीक है ना। नोटिफिकेशन का मतलब है कि नोटिफिकेशन है तो स्टेट गवर्नमेंट से अपॉइंट किया गया पर्सन और सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट किया गया पर्सन, वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 2 पर्सन है, एक पर्सन ए है और ये बी है। इनकी ड्यूटी क्या क्या होगी? तो ये रजिस्ट्रेशन को देने का काम करते हैं, रजिस्टर को रिन्यूअल करने का भी काम करेंगे, सस्पेंड करने का भी काम करेंगे और कैंसिल भी कर सकते हैं। कौन से रूल के अनुसार? सब सेक्शन 3 के अनुसार। तो इन्फोर्स द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड, इनका काम क्या है कि जो भी काम हो स्टैंडर्ड तरीके से हो, मतलब जो लिखा गया है जो इंस्ट्रक्शन उसके हिसाब से होना चाहिए। इन्फोर्स का मतलब है काम कराने की क्षमता, इनका काम कराने की इनकी क्षमता होगी तो ये स्टैंडर्ड के अनुसार काम कराने का काम करते हैं, ठीक है, जैसे प्रिस्क्राइब किया गया है। टू इन्वेस्टिगेट एनी ब्रीच ऑफ प्रोविजनल्स ऑफ एक्ट, इनका काम भी है कि इन्वेस्टिगेट करेंगे, जांच भी करेंगे। अगर जो कहीं उनको लगता है कि यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन के केस में कोई रूल तोड़ा गया है तो उस केस में भी इन्हीं का काम है कि उसको जांच करने की भी जिम्मेदारी इनके पास ही है। इसके अलावा टू इंस्पेक्ट द हॉस्पिटल फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द क्वालिटी एंड ट्रांसप्लांटेशंस, ये हॉस्पिटल में टाइम टू टाइम जा करके इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। इंस्पेक्ट का मतलब है जा करके जांच पड़ताल भी कर सकते हैं कि जो क्वालिटी मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं ट्रांसप्लांटेशन के लिए, और अप टू डेट करते हैं। फॉलो अप केयर मतलब सही से किया जा रहा है कि नहीं, जिसका ट्रांसप्लांटेशन हो गया उसको फिर देख रेख किया जाता है कि नहीं, ये सब भी इनकी ही जिम्मेदारी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बोलते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्पिटल अप्लाई ए टू ए विद इन 60 days commencement of act. Okay, registration of the hospital apply to the appropriate authority within 60 days of the commencement of act. जब ये एक्ट आ गया तो अब ये है कि अगर जो आपके पास हॉस्पिटल है तो आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन कराने का भी जिम्मेदारी या करवाने का काम भी कौन करते हैं? ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटी करती है। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी में भी रिजेक्ट द एप्लीकेशन या सस्पेंड या कैंसिल भी कर सकती है रजिस्ट्रेशन का बिना नोटिस का। एक्ट ये कहता है कि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल आया, अगर जो हॉस्पिटल खुलने के 60 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया है और 60 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करना है तो करा दीजिए, नहीं तो 60 दिन बीतने के बाद 61वें दिन आप उसको क्या करेंगे? रद्द कर देंगे कि तुम्हारा हॉस्पिटल उस लायक नहीं है इसलिए तुमको रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो 60 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की भी जिम्मेदारी इनकी है। अगर जिसका नहीं हो पाया या किसी में गलत चल रहा है तो उनको कैंसिल करने की भी जिम्मेदारी इन्हीं की है, ठीक है। अपील विद इन 30 days टू सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर जो किसी का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है, ये लोग अगर जो कर देते हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं कि सर वो कैंसिल हो गया है, जो भी गलती हुई तो हम माफी मांगते हैं, जो भी है उसका हर्जाना भर देते हैं, या जिस वजह से कैंसिल हो उस वजह को हम सही कर देते हैं। तो 30 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट को बताना होता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना होता है ताकि आपका हो जाए। तो इनका काम क्या क्या था? ये पहले कौन पर्सन है? अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का मतलब होता है वो व्यक्ति जो गवर्नमेंट ने उनको ड्यूटी पे लगाया है। इनकी ड्यूटी क्या होगी? तो रजिस्ट्रेशन की देखभाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सारे काम स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। यहाँ पर काम का मतलब है ट्रांसप्लांटेशन की सिर्फ बात हो रही है, ठीक है ना। सारे हॉस्पिटल के बारे में कोई कमी भी आती है तो उसको इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, इंस्पेक्शन पे भी जाते हैं हॉस्पिटलों में जहां पर ट्रांसप्लांटेशन का काम होता है। समय के अनुसार अपडेट है कि नहीं है, फॉलो अप केयर भी लेने का काम करते हैं और हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन भी दिलाने का काम करते हैं। अगर जो हॉस्पिटल आज खुला है 60 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन गया है, रजिस्ट्रेशन ओके है तो रजिस्टर करके उनको दे दीजिए, नहीं होता है तो 61वें दिन उसको सस्पेंड कैंसिल कर सकते हैं। अगर जो कैंसिल हो गया तो 30 दिन में हॉस्पिटल या कैंसिल
जो भी हॉस्पिटल है वो इनको बोलता है कि सर हमारा दोबारा से कर दीजिए, जो कैंसिल हुआ है तो दोबारा से उसको रिवोक कराने के लिए 30 दिन के अंदर अंदर कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, ओके। ये एक्चुअली ना ये ग्राफ कुछ और बोलता है और ये फिगर कुछ और बोलता है, इसलिए हम लोग ना समझा नहीं पाते हैं। एक्चुअली ये क्या बता रहा है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का सिस्टम क्या है कि डोनर ने डोनेट किया, रेसिपिएंट ने ले लिया, हो गया। ओके, अब जाहिर सी बात है रूल है तो कहीं ना कहीं उसके सजाएं भी होंगी, है ना। अब कोई गलत करेगा तो उसके लिए सजा के लिए दिया गया है ना। देखिए दिया गया है ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। ऑफेंसेस का मतलब है क्या गुनाह है और उसकी क्या पेनाल्टी होगी। ऑफेंस का मतलब होता है गुनाह और ये सजा होता है। ठीक है, एक्चुअली सजा दो तरीके से होता है, एक ना जेल जा करके होता है, दूसरा है कि उसका पेमेंट करते हैं हम लोग उसको, ठीक है, एक इम्प्रिजॉनमेंट होता है और एक पेनाल्टी तौर पर अमाउंट वाला पेनाल्टी होती है। और कहीं कहीं ये दोनों भी हो जाती है, कोई जघन्य अपराध है ना तो उसमें दोनों उसको कर दिया जाएगा, मतलब जेल के साथ साथ पैसे भी उसको देने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। किसी भी व्यक्ति का कोई भी अंग अगर जो आप रिमूव करते हो बिना अथॉरिटी को बताए, अथॉरिटी का मतलब कौन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से सरकार जिसको दी है ड्यूटी, उस अथॉरिटी को बिना बताए किसी भी पर्सन का कोई भी अंग रिमूवल ऑफ ऑर्गन बिना अथॉरिटी को करते हो तो आपको इम्प्रिजनमेंट, जेल हो जाएगी। कितने साल तक? 5 साल तक, और फाइन भी लगेगा। यस, इसको हम लोग फाइन बोलते हैं, राइट, फाइन भी लगेगा। ठीक है, यानी कि 10,000 फाइन भी लगा, यानी कि 5 इयर्स का प्लस 10,000, या कभी कभी बोथ भी हो सकता है अगर जो मामला कुछ ज्यादा सीरियस हो तब। RMP, रिमूवल ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द स्टेट मेडिकल काउंसिल फॉर 2 years फॉर द फर्स्ट ऑफेंस एंड परमानेंटली फॉर सब्सिक्वेंटेड ऑफेंसेस। अगर जो कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने गलती किया है तो उसको स्टेट मेडिकल काउंसिल से 2 साल के लिए उसको निकाल दिया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन रोक दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। मान लेते हैं रिमूव करने का मतलब यह है कि कैंसिल कर दिया जाएगा, और अगर जो वो फिर से रिपीट कर रहा है तो परमानेंटली उसको खत्म कर दिया जाएगा, डॉक्टर को अब प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। एक तो ये है कि आपने ऑर्गन को निकाल दिया बिना अथॉरिटी को बताए, उस केस में आपको सजा हो सकती है 5 साल और 10,000 रुपये की। ठीक है, सीवियरिटी के केस में दोनों भी हो सकता है, और उस डॉक्टर के खिलाफ उसका रजिस्ट्रेशन अगले 2 सालों के लिए रोक दिया जाएगा, पहले ऑफेंस है। लेकिन अगर जो उसने दोबारा फिर किया ना तो परमानेंटली खत्म कर दिया जाएगा उसको। पनिशमेंट फॉर कमर्शियल डीलिंग इन अ ह्यूमन ऑर्गन, अगर जो आपने बिजनेस, कमर्शियल का मतलब होता है ना बिजनेस के तौर पर, दलाली वाला काम या पैसे पर आप कोई ऑर्गन किसी को लगा रहे हो, किसी गरीब को मार करके या ऐसा कुछ करते हो गलत चीज है, तो उसमें आपको क्या होगा कि इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म बिटवीन 2 to 7 ईयर, 2 से लेकर के 7 ईयर्स तक हो जाएगा। साथ में फाइन भी लगेगा, कितना? 10,000 से लेकर के 20,000 तक। कभी कभी ये बोथ भी हो सकता है, ये पॉइंट ये लोग नहीं लिख रहे हैं पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये बोथ भी हो सकता है, ध्यान रहे। कब? जब आप ना कमर्शियल तौर पर यानी बिजनेस तौर पर ये काम कर रहे हो तब, यानी कि स्मगल कर रहे हो तब। ठीक है, ठीक है, चोरी करके या आप लाभ के लिए काम कर रहे हो ना, तो उस केस में जैसे कोई गरीब आदमी है, आपने उसको लालच दे दिया कि तुम जो है किडनी दे दो, तुमको इतना पैसा देंगे, डील कर लिया पैसे से, इनको 10 लाख बता के उधर 50 लाख ले लिया, तो कहीं ना कहीं गलत हुआ, फाइनेंशियल इश्यूज आए, डील किया उसने। तो वैसे डील करने वाले डॉक्टर या व्यक्ति को, कोई भी पर्सन हो सकता है, उसको सजा मिलेगी। ये इम्प्रिजनमेंट का मतलब जेल वाली सजा, ठीक है ना, इम्प्रिजनमेंट का मतलब है जेल वाली सजा, और
2 से 7 साल हो सकता है, या उसके साथ साथ 10 से 20,000 तक का, 10,000 है ना, हाँ 10 से 20,000 का फाइन भी हो सकता है। किसी केसेस में ये दोनों भी हो सकता है। ठीक है।